जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। बता दें कि झारखंड की नदियों से कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल जो है वो पूछा जाता है और कई बार तो एक से दो से तीन सवाल तक भी पूछा जाता है। तो नदियों को, झारखंड की नदियों को पढ़ने के लिए हमको क्या कि थोड़ा सा क्रम वाइज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर पूरी नदियों को हम एक साथ पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा समझने में उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए एक एक करके हम समझेंगे सभी चीजों को, साथ ही साथ झारखंड की नदियों के संदर्भ में साथ साथ हम बिहार की नदियां जो है उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए हम बात करेंगे झारखंड की नदियों में। झारखंड की नदियों में भी जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं आज उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। उत्तरवर्ती नदियों के बारे में, उत्तरवर्ती नदियां यानी कहने का अर्थ है, उत्तरवर्ती नदियों का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसी नदियां जो झारखंड से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाह होती है, या तो एक और दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो वैसी नदियां जो झारखंड से निकल के, झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकलती है और ये कहीं ना कहीं जाकर के गंगा नदी जो है उसमें जाकर के मिल जाती है, या तो गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर के मिलती है। तो वैसी नदियों को हम झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। अब यहां से कई लोगों को सवाल उठता है, कई लोगों का सवाल होता है कि आखिर में सभी नदियां जो है या तो उत्तर की ओर, या तो पूर्व की ओर, या तो फिर दक्षिण की ओर बहती है, कोई नदियां, झारखंड की नदियां जो है वो पश्चिम की ओर क्यों नहीं बहती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, एक एक करके सभी नदियों को हम देखते चलेंगे और मैप के माध्यम से हम समझेंगे सभी चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आप सभी को याद होगा कि यहाँ पे पाट क्षेत्र ये ऊंचे पठारी क्षेत्र है, पाट क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। और पाट क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये सभी लोगों को लगभग आप सभी को पता होगा कि झारखंड का कह सकते हैं कि अगर कि सबसे सर्वोच्च चोटी अगर छोड़ दिया जाए, यानी सबसे ऊंची पहाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए, पारसनाथ पहाड़, तो पारसनाथ चोटी को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद सबसे ऊंचा क्षेत्र जो माना जाता है वो पाट क्षेत्र को ही माना जाता है झारखंड में। और पहाड़ों में भी हमने देखा था पारसनाथ पहाड़, सर्वत पहाड़ी, ये सभी पहाड़ों के बारे में हमने देखा था कि सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा पारसनाथ, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है सर्वत पहाड़ी। तो वो दोनों चीज तो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद पठारी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पाट क्षेत्र में सबसे जो ऊंचा क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है पाट क्षेत्र को ही। अब पाट का अर्थ होता है क्या, समतल भूमि। पाट का अर्थ होता है समतल भूमि, यानी वैसा ऊंचा पठारी क्षेत्र जो ऊपर में समतल भूमि होता है उसको हम पठारी क्षेत्र कहते हैं, या पाट क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो यही कारण है कि ये ऊंचे क्षेत्र होने के कारण से या तो नदियां इधर से होकर के उत्तर की ओर बहती है, या तो नदियां यहां से कह सकते हैं कि इधर बहती है, या तो फिर नदियां यहां से दक्षिण की ओर बहती है। उसके बावजूद भी एक और सवाल यहां से और भी पूछा जाता है कि आखिर में यहां से इधर क्यों। तो और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग थोड़ा सा है कि बिहार के जो उत्तर क्षेत्र है यानी उत्तरी बिहार, ये आप पूरा मैप जो समझ रहे हैं ये समझ लीजिए कुछ इस तरह से, ये है उत्तरी बिहार, ये है उत्तरी बिहार, और ये है दक्षिणी बिहार, ये है दक्षिणी बिहार। कहने का अर्थ है कि बिहार को, गंगा नदी जो है वो बिहार को दो बराबर भागों में या दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी गंगा नदी जो वो बिहार के ठीक बीचों बीच होकर के प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे क्या कि उत्तरी मैदान और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों में अंतर क्या है कि दक्षिण की ओर से जितना भी नदी जाकर के गंगा में मिलती है वो नदियां क्या कि प्राय उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा पानी नहीं होने के कारण से क्या है कि दक्षिण बिहार जो वो ज्यादातर देखने को मिलता है कि सूखे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं उत्तरी बिहार की अगर बात करें तो उत्तरी बिहार में कई ऐसी नदियां हैं, जैसे आप सभी को कोसी नदी आप सभी को पता होगा, महानंदा, और भी कई ऐसे नदी हैं जैसे सरयू, घाघरा, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, साथ ही साथ बागमती, उसके बाद ये सभी नदियां जो है वो उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। तो उन सभी चीजों को, हम सभी नदियों को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, समझने के पहले थोड़ा सा समझिए कि जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है कि दोनों साइड से गहरा क्षेत्र है, यानी कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का क्षेत्र माना जाता है कि उधर से भी जो है वो गहरा है और इधर से भी जो है वो गहरा क्षेत्र है।
इसके कारण से इधर से भी जो वो कई सारी नदियां आकर के यहाँ पे मिलती है, कई सारी नदियां जो आकर के इसमें मिल जाती है। तो उन सभी नदियों के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले गंगा नदी, ये तो आप सभी को पता होगा कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदी आकर के जब मिलती है देवप्रयाग में, तो वहां से ये नदी जो वो संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी का वास्तविक उद्गम तो कह सकते हैं कि एक जगह फिक्स तो नहीं है, लेकिन उसके पहले दो नदी यहां से आकर के मिलती है। एक है भागीरथी, एक है भागीरथी, एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा, दूसरा है अलकनंदा। उसके पहले भी कई सारी नदियां इसमें आकर के मिलती है। उन सभी चीजों के बारे में हम जब गंगा नदी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम इन सभी चीजों को हम देखे थे कि गंगा नदी जो वास्तविक है कितनी नदियों का संगम के साथ मिलती है और आगे बढ़ती है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सभी चीजों को हम पढ़े थे वहां पे कि कौन कौन सी नदियां और कहां पे मिलती है। तो ये स्थान जो है, इस स्थान को क्या कहा जाता है? इस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहीं से नदी जो है वो संयुक्त रूप से जब मिलने के बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो अगर पूछा जाए कि ये नदी को हम क्या कहेंगे, तो ये नदी जो वो कौन सी नदी है, तो इसको हम गंगा नदी कहेंगे। ये जो है वो गंगा नदी है। अब गंगा नदी क्या है कि ये टोटल अगर इसकी लंबाई अगर बात करें तो लंबाई तो इसका 2525 किलोमीटर लगभग लंबाई इसका माना जाता है। लेकिन अगर कि बिहार में या तो झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में तो बहुत कम इसका हिस्सा है जो कि झारखंड के क्षेत्र से होकर बहती है। वो भी झारखंड के एकमात्र जिला है, वो है साहेबगंज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जहां से होकर के गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो इन सभी चीजों को साथ ही साथ बिहार में भी लगभग 450 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार में। और अगर पूछा जाए झारखंड में तो लगभग 40 किलोमीटर जो है, लगभग 40 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी जो है वो यहां से प्रवाहित होती है साहेबगंज से, साहेबगंज में। अब यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी में सबसे पहले हम उत्तरी बिहार की ओर से मिलने वाली नदियों को हम थोड़ा सा क्रम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नदी आता है वो आपका आता है घाघरा नदी। ये नदी कौन सा है, तो ये नदी है घाघरा। अब घाघरा नदी को ही हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, सरयू नदी के नाम से भी हम जानते हैं। ये है घाघरा नदी। घाघरा के बाद जो दूसरी नदी इसमें आकर के मिलती है वो है इसमें गंडक। दूसरी नदी जो है वो है गंडक। गंडक के बाद फिर एक और नदी आकर मिलती है, वो है बूढ़ी गंडक, वो है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद यहाँ पे दो नदी जो है वो छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है। दो नदियां यहाँ पे आकर के मिलती है, एक है बागमती और दूसरा है कमला। एक है बागमती, एक है बागमती और दूसरा है कमला। और साथ ही साथ यहाँ पे एक कोसी नदी भी आकर के निकलती है और यहाँ पे आगे इसमें कमला नदी जो वो मिल जाती है। तो ये नदी जो है वो कोसी है, ये नदी जो है वो कोसी नदी है। ये कह सकते हैं कि बागमती है, बागमती, बागमती। और ये नदी जो है वो कमला है। ये सारी नदियां जो है वो यहाँ पे आकर के मिलती है। इसके बाद अंत में एक और नदी है, वो है महानंदा। एक और नदी जो है अंत में मिलती है, वो नदी है महानंदा। अंत में एक और नदी है महानंदा। अब आप यहां से एक चीज तो गौर कर लिए होंगे कि ये सारी नदियां जो वो आकर के गंगा नदी में मिल रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो उठा हुआ क्षेत्र होगा, यानी कह सकते हैं कि ऊपरी ऊपरी हिस्सा होगा, और ये डाउन क्षेत्र है, जिसके कारण से सभी नदियां जो प्रायः जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो इन नदियों को भी कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो कि कह सकते हैं कि ये निकलती है नेपाल क्षेत्र के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो ये ऊंचे क्षेत्र से निकलने के कारण से इसमें इतना अधिक तीव्र गति से पानी आता है, जिसके कारण से इसे बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, सवाल कई बार पूछा गया है कि बिहार में किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कहा जाता है। काफी ये विनाशक नदी के रूप में माना जाता है और ये अपना मार्ग जो है वो बदलने में काफी विख्यात माना जाता है नदी। तो ये है कोसी नदी। तो इन सभी नदियों के बारे में हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं, ये तो उत्तर की ओर आकर के मिलने वाली नदियां हैं। अब हम बात करते हैं इधर से जो जाकर के और उत्तर की ओर जाकर के जो गंगा नदी में मिलती है, उन सभी नदियों के बारे में हम बात करेंगे। और उसी में हमको झारखंड के संदर्भ में पढ़ना भी है उन सभी नदियों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नदी यहां से निकलती है, एक नदी यहाँ पे निकलती है और आकर के गंगा नदी में मिलती है।
और इसका नाम जो है ये है कर्मनासा। अब ये ऐसी नदी है जिसको कर्मनासा के नाम से जाना जाता है। कर्मनासा, कर्मनासा नदी के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये बोला जाता है कि ये ऐसी नदी है जिस नदी में नहा लेने के बाद लोगों का कर्म जो है वो नाश हो जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो कर्मनासा पड़ा है। यानी इस नदी में नहाने के बाद कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो कर्मनासा नदी रखा गया है। दरअसल वैसा तो अब पता नहीं अब क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है इसके संदर्भ में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी के बारे में। अगली नदी जो है वहां से मेरा झारखंड की नदियों के संदर्भ में शुरुआत होता है। और यहाँ पे एक क्षेत्र है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है अमरकंटक। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी यहां से निकलती है, एक नदी यहां से निकलती है और ये नदी निकलती हुई और कुछ इस तरह से आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को हम क्या कहते हैं? तो इस नदी को जो वो सोन नदी कहते हैं। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी को सोन कहते हैं। सबसे पहले ये क्षेत्र कौन सा है? तो ये अमरकंटक, अमरकंटक कहलाता है। ये अमरकंटक कहलाता है। तो ये क्षेत्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्षेत्र जो होगा वो कौन सा होगा? अमरकंटक हो जाएगा। और अमरकंटक ये कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश में, यानी एमपी मध्य प्रदेश में है। और यहीं से ये नदी निकलती है जिसको हम किस नदी के नाम से जानते हैं? सोन नदी के नाम से जानते हैं। तो सोन नदी जो वो यहां से अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर आपसे उससे भी ज्यादा डीपली पूछा जाए तो मैकाले पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाले पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी निकलती हुई झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जहां से ये कह सकते हैं कि दरअसल पूरा ये अंदर तो प्रवेश नहीं करती है, झारखंड की ये सीमा बनाती हुई, झारखंड की सीमा बनाती हुई, झारखंड और बिहार की सीमा बनाती हुई ये नदी जो वो प्रवाहित होती है। बहुत अधिक कह सकते हैं कि झारखंड के संदर्भ में इस नदी को नहीं देखा जा सकता है। सिर्फ ये सीमा बनाते हुए वो नदी कौन कौन सा होगा, ये जिले कौन से होंगे? तो गढ़वा, एक है गढ़वा और दूसरा है पलामू। ये दो ऐसे जिले हैं जहां से कह सकते हैं कि गढ़वा और पलामू दो ऐसे जिले हैं जहां से सोन नदी जो वो प्रवाहित होते हुए जो वो जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहां से एक सवाल उठ सकता है कि सोन नदी जहां पे गंगा में मिलती है वो स्थान कौन सा है? तो स्थान यहाँ पे जो है, स्थान जो है वो स्थान कहलाता है दानापुर। आप सभी को पता होगा दानापुर। तो दानापुर के पास ही जाकर के सोन नदी जो वो मिल जाती है गंगा नदी में। तो याद रखेंगे ये स्थान कौन सा होगा? तो ये स्थान जो कहलाता है वो दानापुर है। और थोड़ा सा यहाँ पे गंडक नदी को हम थोड़ा सा इस तरह से इसको चेंज करते हैं, ये बूढ़ी गंडक है और यहाँ पे आकर के मिलती है गंडक। और ये गंडक और ये सोन नदी के बीच में ही पटना क्षेत्र है। पटना आप सभी को पता होगा जो कि बिहार की राजधानी है। तो पटना क्षेत्र ये कह सकते हैं कि सोन नदी और गंडक नदी यहाँ पे मिलती है उसी के आसपास क्षेत्र में, या तो कह सकते हैं कि सोन नदी जो वो पटना के थोड़ा सा पहले मिल जाती है जिसको हम दानापुर कहते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे पटना क्षेत्र है, पटना से थोड़ा सा पहले जो है वो ये नदी है और गंडक और सोन के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सोन नदी के बाद अगर बात करें तो एक और क्षेत्र मिलता है देखने को। वो कौन सी नदी है? तो वो एक सोन में आकर के मिलने वाली नदी है जिसको हम क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरी कोयल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी कोयल के नाम से जाना जाता है, उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल नदी जो है कहां से निकलती है? उत्तरी कोयल कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर या रांची पठार के मध्य भाग से। अब छोटा नागपुर पठार यहाँ पे क्या है कि छोटा नागपुर पठार भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये छोटा नागपुर पूरा पठार है, इसके ऊपरी हिस्सा जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये उत्तरी छोटा नागपुर कहलाता है, ये उत्तरी छोटा नागपुर कहलाता है। जबकि दक्षिण की ओर जो है इसको दक्षिणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, इसे हम दक्षिणी छोटा नागपुर कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि छोटा नागपुर भी दो हिस्सा में बटा हुआ है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। अब यहाँ पे क्या है कि ये रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है उत्तरी कोयल नदी। इसका नाम अगर बात करें तो इसको हम उत्तरी कोयल कहते हैं, नॉर्थ कोयल कहते हैं। नॉर्थ कोयल नदी का महत्व जो है झारखंड में फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इसका महत्व जो है वो काफी ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे ये नदी निकलती कहां से? तो ये नदी निकलती है रांची पठार के मध्य भाग से।
रांची पठार के मध्य भाग से ये निकलती है, रांची पठार के मध्य भाग से ये नदी निकलती है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है, तो रांची पठार के मध्य भाग से। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। अब इसमें दो और सहायक नदियां, इसमें औरंगा और अमानत, दो इसकी सहायक नदियां हैं, औरंगा और अमानत। औरंगा नदी जो है वो रांची क्षेत्र से ही निकलती है, जबकि अमानत जो वो हजारीबाग जिले या हजारीबाग पठार है वहां से ये निकलती है नदियां। तो याद रखें कि अगर पूछा जाए कि उत्तरी कोयल की दो कौन सी सहायक नदियां हैं, तो दो सहायक नदियां इसकी हो जाएगी, एक तो है औरंगा, एक तो है औरंगा और दूसरा है अमानत। एक तो है औरंगा और दूसरी है अमानत। ये दो नदी है जो कि उत्तरी कोयल में मिलती है, और ये प्रायः दोनों नदियों मिलने के बाद ये जाकर के कहां पे मिल जाती है, तो ये जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। अब सवाल उठ सकता है कि उत्तरी कोयल जो वो सोन में जहां पे मिलती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ये जिला का नाम है रोहतास जिला। रोहतास जिला एक ऐसा स्थान है, बिहार का एक जिला है रोहतास, वहीं पे जाकर के उत्तरी कोयल जो वो सोन नदी में मिलती है, तो ये रोहतास जिला में जाकर के मिलती है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये आप कल्पना नहीं करें कि डायरेक्टली सिर्फ ये पूछेगा कि औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है। तो ये आप तो ये सब सवाल जो वो पुराना हो चुका है, हो सकता है थोड़ा सा डीप अगर इस सवाल में जाए तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सोन नदी जो वो कहां पे जाकर के गंगा नदी में मिलती है, तो दानापुर के पास। अगर पूछा जाए कि उत्तरी कोयल जो वो सोन में किस स्थान पर जाकर के उसका मुहाना जो वो किस नदी पर मिलती है या किस स्थान पर मिलती है, तो वो स्थान हो जाएगा रोहतास जिले के पास। एग्जैक्ट जगह तो आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम जिला आपको याद होने चाहिए कि कौन से जिले के पास है। अब इसके बाद एक और नदी जो है यहाँ पे हमको पढ़ना है, वो है कनहर नदी। कनहर नदी दरअसल ये एक ऐसी नदी है जो कि कह सकते हैं कि यहां से निकलते हुए यहां से जब ये निकलती है नदियां, तो ये निकलते हुए यहां से कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से, और ये उत्तर प्रदेश की ओर जाकर के बह जाती है। तो ये एक थोड़ा सा अपवाद टाइप से लग सकता है कि अभी तक जो हम देखा वो सारी नदियां जो है वो इधर निकल रही थी, लेकिन एक नदी है कनहर जो कि कह सकते हैं कि यहां से निकलते हुए पलामू से निकलती है। पलामू से निकलते हुए ये थोड़ा सा गढ़वा जिला कवर करता है, गढ़वा जिला कुछ स्थान कवर करता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टेबल के रूप में हम आगे बात करेंगे, उसमें हम सारी चीज को देखेंगे कि क्या क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी इसमें नहीं बात करेंगे। तो ये कनहर नदी है, इसका नाम है कनहर नदी, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है कनहर नदी। कनहर नदी ये निकलती कहां से, तो पलामू जिले के कह सकते हैं कि सुरगुजा, आपको पता होगा, झारखंड इतिहास पढ़ते होंगे तो सुरगुजा का महत्व जो है या सरगुजा नामक स्थान जो है वो पलामू में बहुत ही प्रचलित स्थान है। तो आप उसके बारे में जब हम झारखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहीं से झारखंड के सुरगुजा नामक, पलामू के सुरगुजा नामक स्थान से निकलती है, और ये गढ़वा के कह सकते हैं कि एक प्रखंड है, उस प्रखंड से होते हुए ये आगे बढ़ती है, और यहां से आगे बढ़ते हुए ये उत्तर प्रदेश की ओर जाकर के मिल जाती है आगे नदियों में। अब हम बात करते हैं अगली नदियों में। अगर अगली नदी की अगर बात करें तो वो अगला नदी इसमें आता है, वो आपका कौन सी नदी है, तो वो आपका है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी ये कह सकते हैं कि इसका नाम है पुनपुन नदी, पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी कहां से निकलती है, पुनपुन नदी कहां से निकलती है, तो अगर पूछा जाए कि पुनपुन नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे ये हजारीबाग पठार या उत्तरी छोटा नागपुर पठार से ये नदी निकलती है। और या तो इस तरह से डायरेक्टली आपसे कई बार सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी कोयल के उत्तरी क्षेत्र से, या उत्तरी कोयल जो नॉर्थ कोयल है उसके उत्तरी भाग से कौन सी नदी एक निकलती है, कौन सी नदी एक निकलती है, तो इसका नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यहां से होकर के निकलती हुई उत्तरी छोटा नागपुर या तो हजारीबाग पठार से होते हुए ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। पुनपुन के बाद अगर बात करें, पुनपुन के बाद करें तो अगली नदी है वो है फल्गु। उसके बाद अगली नदी जो है वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी अगली नदी जो है इसमें आता है वो है फल्गु नदी। और फल्गु नदी के बाद फिर अगर बात करें, फल्गु नदी के बाद वो है अगला सकरी नदी। अगली नदी जो है वो इसमें सकरी नदी आ जाएगा, सकरी नदी। अगला जो है हम नाम लिख दे रहे हैं, पुनपुन हो गया, फल्गु, सकरी, और अंत में जो एक नदी निकलती है इसे चानन या पंचानन नदी के नाम से जाना जाता है। चानन, हालांकि ये माना जाता है कि आकर के ये जो है ये जाकर के और सकरी नदी में ही मिल जाती है, उसके बाद जाकर के मिलती है। तो इसका नाम याद रखेंगे, चानन या तो फिर पंचानन,
दरअसल इसका नाम पंचानन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पहले इसमें कई सारे चार पांच अलग अलग जलधाराएं मिलकर के 5 संयुक्त नदियों की जलधारा के कारण से इसका नाम जो है वो चानन या पंचाने नदी पड़ा है। साथ ही साथ अगर बात करें पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी का भी एक अपना महत्व है। और फल्गु नदी जो है वो झारखंड में बहुत ज्यादा इसका महत्व तो नहीं है। अगर झारखंड में देखा जाए तो इसका उद्गम जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। झारखंड में इसका उद्गम जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी के आपको पता होगा कि गया ऐसा क्षेत्र है जो कि यहाँ पे ये फल्गु नदी पर ही अवस्थित है, जिसको हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं। बोध गया के नाम से जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो इसी फल्गु नदी के किनारे हुआ था, जिसको और अन्य नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे अंतःसलिला या लीलाजन के नाम से जाना जाता है। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ है, और वहां पे आपको फल्गु नहीं मिलेगा, वहां पे नाम जो वो अंतःसलिला या तो फिर लीलाजन के नाम से देखने को मिलता है। अंतःसलिला या तो फिर लीलाजन नदी भी कहा जाता है इसे। अंतःसलिला या लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है फल्गु नदी को। फिर उसके बाद अगर सकरी बात करें तो सकरी नदी ठीक वैसी ही नदी है जैसी बिहार की तरफ से उत्तर से बहते हुए कोसी नदी का माना जाता है। जिस तरह से कोसी जो वो एक विनाशक नदी के रूप में माना जाता है, उसी तरह से सकरी नदी भी है वो अपनी मार्ग बदलने के लिए विख्यात नदी है। तो सकरी नदी भी जो है कह सकते हैं कि ये अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात नदी के नाम से रूप में माना जाता है। और ये सभी नदियां कहां से निकल रही है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल रही है। उसके बाद अंतिम नदी था चानन या पंचानन। ये सभी नदियां जो है वो झारखंड से निकलते हुए, या तो कह सकते हैं कि झारखंड के आसपास स्थान से निकलते हुए ये कह सकते हैं कि गंगा नदी में जाकर के मिल रही है। तो ये सभी नदियों को अब सवाल उठता है कि हमको अगर इधर से क्रम से अगर पूछ लिया जाए तो कैसे हम इसको याद रखें। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हम देखे सोन नदी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सोन नदी। सोन नदी के बाद कन्हर नदी तो उधर मिल जाती है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पुनपुन, उसके बाद हम बात करते हैं पुनपुन के बाद है फल्गु, उसके बाद है फल्गु, और फल्गु के बाद है सकरी नदी, और सकरी नदी के बाद है चानन या पंचानन। अब आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, इसको आपको याद कर लेने हैं एसपीएफएससी, यानी सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, सकरी और चानन। ये आपको क्रम से याद होने चाहिए। हो सकता है कि पश्चिम से पूर्व ना पूछ करके और पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है। जैसे हम जानते हैं कि ये कौन सा है, तो ये है पूर्व, झारखंड का पूर्व है, और यहीं पे आपका कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है जो कि झारखंड की पूर्वी सीमा को साझा करता है, पश्चिम बंगाल। अगर बात करें दक्षिणी, तो दक्षिणी आप सभी को पता होगा, ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो सीमा किस राज्य से लगती है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ये हो जाएगा उड़ीसा। साथ ही साथ पश्चिमी क्षेत्र ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड की पश्चिमी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे है वो है यूपी, यहाँ पे है यूपी। ये 5 राज्यों से, और ये तो उत्तर में बिहार हमने पहले बता दिया, तो ये झारखंड की 5 राज्यों से अपनी सीमा को भी साझा करता है। तो ये सभी नदियां जो है वो आपको थोड़ा सा समझ के साथ यहाँ पे पढ़े तो आपको आसानी से याद होगा। इसके बाद हम देखते हैं सभी नदियों को टेबल के रूप में, यानी कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे उसका उद्गम है, कहाँ पे उसका मुहाना है, और उसके साथ साथ क्या उस नदी का महत्व है झारखंड के क्षेत्र में। तो उन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे झारखंड के टेबल के रूप में। तो टेबल के रूप में हम देख लेंगे उन सभी चीजों, सरयू या घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती के बाद कमला, कोसी और महानंदा। आपको बिहार की नदियां भी यहाँ पे कवर हो जा रही है। तो आइए हम देखते हैं टेबल के रूप में, और जो भी नदियां हैं उन सभी नदियों को हम एक टेबल के रूप में हम यहाँ पे समेटे हुए हैं, और जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकता है उन सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों में, तो सबसे पहले है नदी, उसका उद्गम, फिर उसका मुहाना किस नदी पर मिलता है, फिर उस नदी का कुछ उपनाम, जो कि यहाँ से कई बार सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा जाता है, उपनाम, और फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सोन नदी की। तो सोन नदी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा था मैप में अमरकंटक। इससे पहले तुरंत हमने देखा था कि ये अमरकंटक यानी
मैकाले पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये नदी। तो अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश के मैकाले पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। अगर बात करें इसका मुहाना यानी किस नदी में जाकर के ये मिल जाती है, तो वो मुहाना होगा गंगा दानापुर में, यानी गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि दानापुर स्थान है। दानापुर स्थान में ही गंगा नदी में ये जाकर के मिलती है। बात करें इसके उपनाम की, तो सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। अब सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, आखिर में ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि सोन नदी के प्राचीन समय में उसके रेत में जो है वो सोने के कण पाए जाते थे, जिसके कारण से इसे हिरण्यवाह या सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो नदी होगा सोनभद्र या हिरण्यवाह। साथ ही साथ हम जब झारखंड के दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम एक और नदी बात करेंगे, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में भी माना जाता है कि वहां के नदियों में भी सोने के कण जो है वो पाए जाते थे। तो वहां पे हम बाद में पढ़ेंगे, जब वहां पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे इसका। अब अगर बात करें इसकी कुछ बातों में, तो याद रखेंगे सोन नदी जो वो गढ़वा एवं पलामू ये दो जिलों से होकर बहती है और झारखंड एवं बिहार की ये सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सोन नदी के बारे में। दूसरी नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी अगर बात करें, इसका उद्गम जो माना जाता है वो रांची पठार के मध्य भाग से, रांची पठार के मध्य भाग से जो है वो उद्गम माना जाता है। किसकी? तो उत्तरी कोयल नदी की। अगर बात करें ये किस नदी में अपना मुहाना यानी किस नदी में जाकर के मिल जाती है, तो वो नदी होगा सोन नदी। और ये किस स्थान पर मिलती है? तो रोहतास जिला है बिहार का रोहतास जिला है, वहां पर जाकर के कह सकते कि सोन नदी में मिल जाती है उत्तरी कोयल नदी। अब इसकी सहायक नदी, दो सहायक नदी भी आप याद रख सकते हैं, औरंगा और अमानत। औरंगा और अमानत, औरंगा और अमानत, ये दो ऐसे नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। इसके साथ ही एक और नदी है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात जो है वो इसी बूढ़ा घाघ नदी पर ही अवस्थित है, जो कि कह सकते हैं कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी ही है। तो याद रखेंगे ये लातेहार जिले में जाकर के, लातेहार जिले में है बूढ़ा घाघ। इसका नाम हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ। तो ये नदी आप याद रखेंगे बूढ़ा घाघ, ये कह सकते हैं कि उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है। इसी पर जो है वो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है? तो वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे ये गढ़वा, पलामू, लातेहार इन सभी जिलों से होकर के बहती है। अगर पूछा जाए कि एक डैम परियोजना इसमें बनाया गया था कुछ ही दिन पहले, हालांकि ये परियोजना 1972 का ही था, लेकिन बीच में किसी कारणवश जो वो रोक दिया गया था। अब क्यों रोक दिया गया था उसके बारे में भी हम इसके पहले जब करंट अफेयर का वीडियो हम अपलोड किए थे, तो उसमें हम इन सभी चीजों को हम देखे थे, मंडल डैम परियोजना के बारे में पूरे डिटेल से। वहां पे क्या था कि 1972 में एक परियोजना की शुरुआत हुई थी, मंडल डैम परियोजना। मंडल डैम परियोजना 1972 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन किसी कारणवश इसको रोक दिया गया था। और कारण क्या था कि इसमें जो पानी क्षमता और जो बनाया जा रहा था वो काफी विशाल बनाया जा रहा था, जिसके कारण से ये डर था उसके जो नीचे रहने वाले क्षेत्र के लोग थे, या तो कह सकते हैं कि उसके नीचे दो टाइगर, एक पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क, ये सभी जो वो उस डैम परियोजना या मंडल डैम परियोजना के नीचे क्षेत्र में पड़ते हैं, जिसके कारण से ये सभी को डर था इससे कि अगर ये डैम परियोजना या तो भविष्य में ये डैम अगर कहीं किसी भी समय पे अगर टूट जाता है तो नीचे वाले क्षेत्र जो होंगे वो टोटली बह जाएंगे और कई सारे व्यक्ति के साथ साथ कई सारे जानवर को भी इससे नुकसान होगा, जिसके कारण से इसमें रोक लगा दी गई थी। रोक लगाने के बाद पुनः ये कह सकते हैं कि फाइनली 2019 में 5 जनवरी 2019 को जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कह सकते हैं कि डैम परियोजना का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करने कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया, फाइनली बन के तैयार हो गया है। तो उसके बारे में और कितनी लागत से ये बना है वो सब चीज को भी हम पहले देख चुके हैं कि कितनी लागत से बना है, किस नदी पर है, तो वो उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। उत्तरी कोयल पर नदी पर अवस्थित है, ये लातेहार जिले में है, लातेहार जिले में है। और कितना क्यूबिक क्षमता इसमें पानी का है, उन सभी चीजों को आप वहां पे देख लेंगे। तो मंडल डैम परियोजना याद रखेंगे उत्तरी कोयल की एक और झारखंड की एक ऐसी आकांक्षी परियोजना के रूप में माना जा रहा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है।
अगली नदी इसमें जो आती है वो है कनहर नदी। कनहर नदी बता दें कि सरगुजा जो पलामू से निकलती है, ये नदी सरगुजा एक पलामू का विख्यात स्थान भी है, तो याद रखेंगे ये सरगुजा पलामू से होकर के निकलती है ये नदी, और उत्तर प्रदेश की ओर जाकर के इसका मुहाना जो वो आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। बात करेंगे इसका उपनाम तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन याद रखेंगे ये पलामू में लगभग ये 80 किलोमीटर एवं गढ़वा ये भंडारिया प्रखंड, तो पलामू के सरगुजा और गढ़वा के एक प्रखंड है भंडारिया प्रखंड या भंडारिया प्रखंड, वहां से होते हुए ये नदी कह सकते हैं कि आगे निकल जाती है। तो याद रखेंगे झारखंड में 2 जिले से होकर बहती है, पलामू और गढ़वा। जैसे गढ़वा और पलामू से एक और नदी कौन सी थी, तो वो था सोन नदी। सोन नदी भी गढ़वा और पलामू से ही बहती है। अगली नदी इसमें है वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी याद रखेंगे ये हजारीबाग पठार यानी कह सकते हैं कि चतरा और पलामू, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां से ये होकर के बहती है। तो हजारीबाग पठार से ये नदी निकलती है, हजारीबाग पठार से, जो कि हजारीबाग, चतरा, पलामू ये सभी जिले से होकर के बहती हुई ये कह सकते हैं कि गंगा नदी में मिल जाती है। और जहां पे ये नदी मिलती है, पुनपुन नदी अगर बात करें कि कहां पे गंगा नदी में मिलती है, तो वो स्थान होगा फतुहा। फतुहा एक स्थान है जो कि पिछले बार बीपीएससी में सवाल भी ये पूछा गया था कि पुनपुन नदी जो है वो किस स्थान पर जाकर के गंगा नदी में मिलती है, तो फतुहा, या तो फिर इस तरह से सवाल पूछा गया था कि फतुहा में कौन सी नदी है जो कि आकर के गंगा नदी में मिलती है फतुहा नामक स्थान पर, तो वो नदी कौन सा होगा, पुनपुन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पुनपुन को कीकट या बमागधी के नाम से भी जाना जाता है, कीकट या बमागधी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कीकट या बमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखेंगे ये पुनपुन नदी हो जाएगा। इसके सहायक नदियों में अगर बात करें तो दारधा व मोरहर जो है वो पुनपुन की सहायक नदी है। और सहायक नदी क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी नदी में जो सहायक या तो कह सकते हैं कि छोटी नदियां अगर उस नदी में आकर के मिलती है, उसी को हम सहायक नदियां कहते हैं। उसी तरह से आगे अगर बात करें तो वो है फल्गु नदी याद रखेंगे ये छोटा नागपुर पठार से होकर के निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका मुहाना अगर पूछा जाए कि फल्गु नदी का उद्गम तो छोटा नागपुर पठार है, लेकिन इसका मुहाना अगर पूछा जाए तो फल्गु नदी का मुहाना हो जाएगा गंगा नदी में। इसे अंतः सलीला या लीलाजन के नाम से जाना जाता है, अंतः सलीला या लीलाजन के नाम से जाना जाता है। कई बार यहाँ से सवाल भी पूछा गया कि जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो इसी लीलाजन नदी के किनारे हुआ था, जो कि बोध गया में। और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों में अगर बात करें तो निरंजना व मोहना ये दोनों जो है वो सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो वो हो जाएगा आपका फल्गु नदी की। अब इतना याद रखेंगे, फल्गु की छोटा नागपुर में निकलती है, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, इसका मुहाना है अंतः सलीला या लीलाजन के नाम से जानी जाती है। जबकि इसकी सहायक नदियां जो है वो निरंजना व मोहना है। मोहना जो है ये बोध गया के बगल में ही अवस्थित है। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। अगली नदी इसमें आता है वो है सकरी नदी याद रखेंगे ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। अब छोटा नागपुर पठार इस तरह से मान लेते छोटा नागपुर पठार है, तो इसके बीच भाग में अगर हम बांट दें तो इसके उत्तरी वाले क्षेत्र को हम उत्तरी छोटा नागपुर पठार कहेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर कहेंगे, और इसे नीचे वाले दक्षिणी भाग वाले को हम क्या कहेंगे, तो दक्षिणी भाग वाले को हम दक्षिणी छोटा नागपुर पठार कह सकते हैं। तो इसको उत्तरी छोटा नागपुर और इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इस तरह से क्या कि ये बटा हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार में। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। साथ ही साथ ये पूछा जाए कि सकरी नदी जो वो कहां पे मिलती है, तो ये गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है, जाके गंगा के ताल क्षेत्र में ये नदी मिलती है। लेकिन हालांकि याद रखेंगे सकरी नदी अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट जो वो गंगा नदी में जाकर के नहीं मिलती, गंगा के ताल क्षेत्र यानी कहने का अर्थ है कि उससे थोड़ा सा पहले ही ये नदी जो वो माना जाता है कि विलुप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सब नदी में पानी नहीं होता है। ये जितने भी नदी है, ये नदी ऐसी नदी है जो कि गर्मी के दिनों में अगर देखा जाए तो ये सूख जाते हैं, वही बरसात के दिनों में ये काफी पानी होता है इसमें। तो ये बरसाती नदियां हैं ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने देखा था जब इसके पहले हम बात किए थे कि झारखंड की सभी नदियां जो वो बरसाती है। इसमें अपवाद एक देखे थे सोन नदी, क्योंकि सोन नदी जो वो बरसाती नदियां नहीं है, क्योंकि ये बड़ी नदी है और इसमें जल का प्रवाह जो वो काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसे हम अपवाद इसे मान सकते हैं।
उसी तरह से एक चीज और देखे थे कि झारखंड में जितनी भी नदियां हैं उसमें नाव चलाने के लायक नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि उतना ना ही पानी होता है और ना ही उसमें अस्थिर बहाव है। तो वैसे में उसमें भी एक अपवाद हम देखे थे, मोर या मयूराक्षी नदी। मोर या मयूराक्षी नदी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में। तो वहां पे हम देखेंगे मोर या मयूराक्षी नदी एक ऐसी नदी है जहां पे नाव जो है वो कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में भी नाव चलाने लायक होता है। अब नाव कभी भी कब चलाया जा सकता है कोई भी नदी में, जब नदी जो वो थोड़ा चौड़ी हो और उसका प्रवाह जो वो थोड़ा अस्थिर हो। ऐसा नहीं कि काफी उथल पुथल करके अगर चले तो उसमें हम नाव नहीं चला सकते, थोड़ा सा अस्थिर बहाव होना चाहिए उस नदी में। तो उसके आधार पर इन सभी चीजों को याद रखेंगे। तो सकरी नदी का उद्गम जो वो उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, गंगा के ताल क्षेत्र यानी गंगा से थोड़ा सा पहले ये मिलती है, वहां पे जाकर के विलुप्त तो ऐसा माना जाता है। और इसको कह सकते हैं कि सुमागधी के नाम से जाना गया है। इस नदी का उल्लेख जो है वो रामायण में मिलता है। जब आप रामायण में देखेंगे तो वहां पे सुमागधी नाम से जो है वो सकरी नदी का उल्लेख मिलता है। तो कई बार सवाल जो है वो पूछा गया है यहाँ से कि इनमें से झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो कि रामायण में सुमागधी के नाम से उल्लेखित है, या झारखंड की कौन सी नदी है जो कि सुमागधी के नाम से जाना जाता है या इसका रामायण में उल्लेख मिलता है, तो वो सकरी नदी हो जाएगा। सकरी नदी याद रखेंगे बिहार की कोसी नदी है, उसी तरह से ये अपना मार्ग बदलने में काफी विख्यात माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सुमागधी किस नदी को कहा जाता है तो वो हो जाएगा सकरी नदी। आगे चलते हैं इसकी सहायक नदियों में अगर बात करें तो किवुल और मोरहर, ये दो ऐसी सहायक नदियां हैं और साथ ही साथ मार्ग बदलने के लिए नदी जो है वो विख्यात है। अगर बात करें झारखंड में तो ये हजारीबाग जिला है, हजारीबाग, फिर गया, पटना, मुंगेर, ये सभी होते हुए आगे बह जाती है। अगली नदी है, अंतिम नदी है, वो है चानन या पंचानी नदी। चानन या पंचानी नदी ये छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है और सकरी नदी ये कह सकते हैं कि सकरी नदी में जाकर के मिल जाती है। और सकरी नदी तो पता ही है कि आगे जाकर के फिर गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर के मिलती है। ये बिहार झारखंड से जब निकलती है उसके बाद ये बिहार शरीफ की ओर होते हुए आगे बढ़ जाती है। अगर बात करें ये इस नदी का नाम जो पड़ा है वो पंचाने या पंचानन नदी, तो ये क्यों पड़ा है? तो दरअसल इसके पहले क्या होता है कि जब ये नदी निकलता है तो मान लेते हैं यहां से ये नदी निकली, इस नदी निकलने के बाद क्या है कि मान लेते हैं इतना सीधा तो नदी नहीं निकलती है, इस तरह से निकला, फिर यहाँ पे एक और नदी आके मिल गया, फिर पता चला कि आगे भी एक जाकर नदी मिल गया, एक और नदी मिल गया। इस तरह से क्या है कि 5 नदियों की जलधाराओं के मिलने के कारण से इसका नाम जो पड़ा है वो पंचाने या पंचानन पड़ा है। अब सवाल उठता है वो कौन कौन सी नदी है, तो देख लीजिए उन सभी नदियों को। एक है पैमार नदी, तिलैया, घरांजे, महाने व चानन। ये 5 नदियों को मिला करके ये संयुक्त नाम इसका पड़ा है पंचाने या पंचानन। तो याद रखेंगे इस नदी को जो वो पंचानन पड़ा है इस नाम से पैमार, तिलैया, घरांजे, महाने एवं चानन, ये 5 नदियों को जब हम एक साथ मिला करके जब ये एक साथ मिल करके जब ये बहती है तो उसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो पंचाने या पंचानन के नाम से जाना जाता है, या तो चानन नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो झारखंड की महत्वपूर्ण जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियां थी, या तो कह सकते हैं कि उत्तरवर्ती नदियां थी, उन सभी नदियों के बारे में हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के पहले काफी मेहनत लगता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये हम मेहनत नहीं करेंगे, इससे भी आगे, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए जब आप थोड़ा सा वीडियो को सराहना करते हैं और थोड़ा सा उसे लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण से आगे भी हमें कार्य करने में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ताकत मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे इस तरह का तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।